आज की कहानी 17 मिलियन के डायमंड और एक चोर की है। ये चोर आखिर पुलिस हेडक्वार्टर में क्या कर रहा है और पुलिस उनके बीच में रह रहे चोर को पकड़ क्यों नहीं पा रही है। जानते हैं आगे की कहानी में। कहानी की शुरुआत दो चोरों के साथ होती है जिनका नाम एडी और माइल्स है। रात में दोनों अपनी प्लानिंग को अंजाम दे रहे हैं। वो वेंटिलेशन शाफ्ट के जरिए एक बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें डेकन नाम के एक आदमी से मदद मिल रही है जो सीसीटीवी कैमरे के जरिए बिल्डिंग की निगरानी कर रहा है। इस बीच टुली नाम का एक दूसरा आदमी कार के अंदर से सड़क पर नजर रख रहा है। माइल्स और एडी कामयाबी से वेंटिलेशन डक्ट के जरिए बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। वो अंदर अपने काम को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों लुटेरे उस तिजोरी की ओर पहुंचते हैं जहां वो कीमती चीज रखी हुई है जिसकी उन्हें तलाश है। हालांकि ऐसा लगता है कि उन्हें तिजोरी तोड़ने के लिए और ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है क्योंकि ये तिजोरी दुनिया की सबसे मजबूत तिजोरी बनाई गई है। लेकिन माइल्स अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयार है, भले ही उसे अपना काम अकेले करना पड़े क्योंकि एडी को इंतजार करने के लिए बिल्डिंग की छत पर वापस जाना होगा। ड्रिल मशीन की मदद से माइल्स तिजोरी की लेयर में एक छेद करने में कामयाब हो जाता है और आखिर में तिजोरी को खोल देता है। माइल्स के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है क्योंकि उसकी नजर 17 मिलियन के बड़े हीरे पर है। उसी वक्त एडी जो बिल्डिंग की छत पर वापस लौट आया है, उसे डेकन के रवैये में एक बदलाव मिला क्योंकि उसने उस पर अपनी गन तान दी है जिसे देखकर वो हैरत में रह गया। डेकन ने बहुत गुस्से में कहा कि वो कोई बंटवारा नहीं चाहता। हीरे को उन चारों के बीच में नहीं बांटा जाना चाहिए। कुछ ही वक्त बाद एडी पर गोली चला दी जाती है। बदकिस्मती से एडी पुलिस की कार पर आ गिरा जिससे अफरा तफरी मच गई। टुली मुसीबत से बचना चाहता है और उस जगह से भागने का फैसला करता है। इस बीच माइल्स हीरे को उठाने ही वाला है, तभी डेकन ने कहा कि वो जल्द से जल्द अपना मिशन पूरा करे और फौरन छत पर वापस लौट आए क्योंकि पुलिस ने बिल्डिंग को घेर लिया है। माइल्स तेजी से वहां से भाग जाता है। वो छत पर डेकन से मिलने के लिए लौटता है। डेकन ने फौरन उस पर गन तान दी और उसकी जान की धमकी देते हुए कहा कि अगर वो अपनी सलामती चाहता है तो डायमंड को उसके हवाले कर दे। माइल्स महसूस कर रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है क्योंकि चोरी का ज्यादातर काम उसी ने किया है। वो हीरा छोड़ने को तैयार नहीं है। उनके बीच खींचातानी शुरू हो जाती है लेकिन आखिर में डेकन जीत जाता है और पुलिस हेलीकॉप्टर के आते ही वो हीरे पर कब्जा कर लेता है। दोनों वहां से भाग निकलते हैं। उस वक्त माइल्स रस्सी से लटकते हुए अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पहुंच जाता है। डेकन अभी भी उसका पीछा कर रहा है। किस्मत से वो उससे छुपते हुए एयर वेंट से होकर बच निकलने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पता चलता है कि माइल्स यहाँ तक पहुंचने से पहले डेकन से हीरा वापस लेने में कामयाब रहा। माइल्स बड़ी चालाकी से चोरी किए हुए हीरे को एयर वेंट की लाइनिंग में छुपा देता है। आखिर उसे पुलिस ने पकड़ लिया। हालांकि गिरफ्तारी के दौरान वो उस जगह की हर बारीकी पर ध्यान देता है जहां उसने हीरा छुपाया है। माइल्स की गई चोरी के लिए 2 साल की सजा दी गई। जेल में वक्त बिताने की 2 साल बाद उसे रिहा कर दिया गया। जेल में रहकर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत याद किया। रिहा होते ही उसने जेनिस से मिलने का फैसला किया। वो ये उम्मीद करते हुए आया था कि सब पहले जैसा होगा, लेकिन जेनिस ने उससे कोई भी रिश्ता रखने से मना कर दिया। उसे पता चल चुका है कि माइल्स एक बड़ा चोर है। माइल्स ने दावा किया कि वो अब सुधर गया है, लेकिन इसके बावजूद जेनिस अब उसे देखना नहीं चाहती क्योंकि माइल्स ने उससे झूठ कहा था कि वो एक बैंक एम्प्लॉय है। माइल्स की बदकिस्मती का सिलसिला जारी रहता है। वो बिल्डिंग जहां उसने 2 साल पहले हीरा छुपाया था, वहां एक बड़ी बिल्डिंग बनकर खड़ी हो चुकी है। हालांकि वो आसानी से अंदर घुसकर हीरा नहीं निकाल सकता क्योंकि वो बिल्डिंग अब एक पुलिस हेडक्वार्टर बन चुकी है। इन हालातों से परेशान हुए बिना माइल्स एक नया प्लान तैयार करता है। वो पुलिस स्टेशन में भेस बदल कर लौट कर आता है। वो एक फनी सा पिज्जा डिलीवरी गाय बनकर आया है। उसने ऐसा भेस इसलिए बनाया ताकि उसे कोई पहचान ना सके। वो कामयाबी से पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाता है, लेकिन ऑफिसर्स उसे बिल्डिंग में किसी भी जगह पर आजादी से जाने से रोकते हैं। इसके अलावा किसी भी ऑफिसर ने पिज्जा का ऑर्डर नहीं दिया है। हालांकि माइल्स शांत रहता है। उसने एक ऑफिसर को दूसरे कमरे में जाते हुए देखा जिसका नाम कार्लसन है। मौके का फायदा उठाते हुए माइल्स ने सभी पिज्जा उसके पास छोड़ दिए और दावा किया कि उसे रोकने वाले ऑफिसर्स पे उसे भरोसा नहीं है। माइल्स ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आगे की प्लानिंग को अंजाम देने के लिए कार्लसन का आईडी कार्ड चाहिए था जो उसने उससे चुरा लिया। अगले दिन माइल्स अपने दोस्त अंकल लू के पास जाता है और उससे कार्लसन जैसा आईडी कार्ड बनाने के लिए कहता है। वो उसे एक फर्जी डॉक्यूमेंट भी तैयार करने के लिए कहता है जिसमें यह सबूत दिया गया हो कि वो एक डिटेक्टिव है जिसे हाल ही में पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर किया गया है।
उसे ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वेंटिलेशन डक्ट जहां उसने 2 साल पहले हीरा छुपाया था, वो अब एक डिटेक्टिव रूम बन चुका है। काम को अंजाम देने के लिए फिर से तैयारी शुरू की गई। माइल्स अंकल लू पर भरोसा करता है। इसके अलावा माइल्स टीवी पर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखकर डिटेक्टिव बनने की अपनी ट्रेनिंग ले रहा है। हालांकि उसे सलाह दी गई है कि वो कुछ ऐसा करे जिससे कि पुलिस उसकी फाइल की जांच ना करे, क्योंकि वो आसानी से नकली ट्रांसफर का पता लगा लेंगे। माइल्स ने दावा किया कि उसे बिल्डिंग से डायमंड निकालने में 1 घंटा ही लगेगा, तो पुलिस को इतना वक्त नहीं मिल पाएगा कि वो इसे चेक कर पाए। माइल्स पुलिस स्टेशन के सामने पहुंच जाता है। वो ट्रांसफर पेपर और आईडी कार्ड साथ में लाया है। वो पूरे कॉन्फिडेंस से पुलिस स्टेशन में एंट्री करता है। उस पर कोई शक नहीं करता। वो सीधे वेंटिलेशन शाफ्ट की ओर जाता है, जिसके बारे में उसका मानना है कि वो उसके डायमंड की रखी हुई जगह तक ले जाता है। हालांकि यहाँ पता चलता है कि वेंटिलेशन डक्ट तक पहुंचने के लिए उसे विमेंस टॉयलेट से होकर गुजरना होगा। इस बीच कार्लसन एक क्रिमिनल से पूछताछ कर रहा है, जो हथकड़ी को थोड़ा ढीला करने की रिक्वेस्ट करता है। कार्लसन उसकी मदद करता है। इस मौके का फायदा क्रिमिनल भागने के लिए करता है। किस्मत से भागता हुआ क्रिमिनल विमेंस टॉयलेट में छुप जाता है। माइल्स, जिसने पहले ही वेंटिलेशन का दरवाजा खोल दिया था, आवाजें सुनकर उसे अपने काम को अधूरा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि वो शुरू में सिर्फ टॉयलेट के दरवाजे पर लात मारकर क्रिमिनल को चुप कराना चाहता था, लेकिन इसके बजाय वो अनजाने में क्रिमिनल को गिरा देता है। तभी वहां पर दूसरे ऑफिसर्स आ जाते हैं और माइल्स के इस काम से इम्प्रेस हो जाते हैं। अब मजबूरन यहाँ माइल्स को अपना इंट्रोडक्शन एक ट्रांसफर डिटेक्टिव के रूप में देना पड़ता है और अपना नाम मलून बताता है। रीजो नाम के पुलिस चीफ को वेंटिलेशन के दरवाजे का खुला होना अजीब लगता है, लेकिन मलून ये दावा करके उसे समझाने में कामयाब होता है कि वेंटिलेशन के जरिए वो क्रिमिनल भागने की कोशिश कर रहा था। इस कारण को जानकर रीजो को उस पर विश्वास हो जाता है। यहाँ बदकिस्मती से मलून शुरू से पुलिस स्टेशन में सिर्फ एक स्टाफ मेंबर के रूप में रहने की उम्मीद कर रहा है, पर इसके बजाय कार्लसन के साथ थेफ्ट डिवीजन का काम उसे सौंपा गया। इससे उसका ज्यादा वक्त बाहर ही गुजरेगा, पर अपना काम करने के लिए उसका बिल्डिंग में होना जरूरी है। रीजो ने कहा कि मलून का काम कार्लसन का पार्टनर बनना है। अब उसे पसंद हो या ना पसंद हो, माइल्स को ऑर्डर को मानना पड़ता है। अपने काम के पहले दिन मलून और कार्लसन चोरी की रिपोर्ट के बाद एक ऑटो रिपेयर शॉप पर जाते हैं। दुकान के मालिक ने खुलासा किया कि उसके अभी अभी 3 दर्जन महंगे पहिए चोरी हुए हैं, जिनमें से हर एक की कीमत $5000 है, लेकिन बाकी सस्ते व्हील वहीं के वहीं रखे हुए हैं। बदकिस्मती से चोरी के दौरान वर्कशॉप का अलार्म ऑन नहीं हुआ। कार्लसन इस चोरी का पर्दाफाश करने के लिए बहुत अंदाजा लगाता है कि आखिर क्या हुआ होगा। वहीं मलून एक पुराना चोर होने के नाते मामले को अलग तरीके से देखता है। चोरी का खुलासा करने के लिए उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। वो खुद को महंगे पहियों का चोर मानते हुए कहता है कि 3 दर्जन पहियों को हिलाने के लिए काफी वक्त लगेगा। किस्मत से मलून को एक ट्रक जो रिपेयर शॉप में मौजूद है उस पर शक है। उसका अंदाजा सही साबित होता है जब उन्हें ट्रक में 3 दर्जन महंगे पहिए मिलते हैं, जिससे वर्कशॉप मालिक के गुनहगार होने का पता चलता है, जो एक झूठी रिपोर्ट करना चाहता था। दोनों एक साथ अपना पहला केस कामयाबी से सुलझा लेते हैं। वापस जाते वक्त मलून बताता है कि वो कार ड्राइव करना चाहता है क्योंकि वो कार्लसन की ड्राइविंग से चिढ़ गया है। कार्लसन उसे कार खींच देता है। मलून आज पुलिस कार को चलाकर बहुत खुश है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो सचमुच का डिटेक्टिव है, तो वो कुछ भी कर सकता है और कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वो जैसा चाहे वैसा ड्राइव कर सकता है। इस दौरान कार्लसन ने एक कार को फायर हाइड्रेंट से टकराते हुए देखा और उसके पास जाने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ मलून पास की एक शॉप में कुछ खरीदने जाता है। बदकिस्मती से वो वहां फिर से एक केस में शामिल हो जाता है जब एक आदमी गन पॉइंट पर कैशियर से चोरी करने आता है। कैशियर अपने बचाव में फायर करता है और मलून इस गोलीबारी की घटना का गवाह बनता है। गोलियों की आवाज सुनकर कार्लसन ने ऑफिस में कांटेक्ट किया। इस बीच मलून अभी भी शॉप के अंदर स्नैक्स खाते हुए इस घटना का मजा ले रहा है, क्योंकि मलून के लिए ऐसे हालातों में होना एक आम सी बात है। हैरानी की बात यह है कि चोर टुली निकला। दोनों 2 साल बाद मिल रहे हैं। अपने कवर को एक्सपोज होने से बचाने के लिए मलून टुली को वहां से भागने के लिए कहता है और वो पिछले दरवाजे से भाग जाता है। हालांकि पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं और वो खुद को घेराबंदी में फंसा हुआ पाता है। मलून अपने लिए और टुली के लिए कोई परेशानी नहीं चाहता, इसलिए वो उससे बातचीत की पहल करता है। वो हिम्मत करते हुए टुली के पास जाता है और उसे सरेंडर करने के लिए डील ऑफर करता है। मलून ने टुली को कहा कि वो उसके बारे में पुलिस को ना बताए कि वो असली का डिटेक्टिव नहीं है
और उसके बदले में वो उसे पैसे देने का वादा करता है। डील के दौरान वो टुली को जमीन पर पीटने का एक सीन क्रिएट करता है, जिससे कि वो सबको ये दिखा सके कि वो असली का डिटेक्टिव है जो गिरफ्तारी कर रहा है। मलून की बहादुरी तेजी से शहर में बातचीत का टॉपिक बन जाती है, लेकिन ये बहादुरी उसकी पहचान के बारे में चिंता पैदा करती है, खासकर उसके नकली डॉक्यूमेंट्स के बारे में। उसकी पिछली पोस्टिंग्स में पाए गए अचीवमेंट्स के बारे में उससे पूछताछ की गई। पुलिस ऑफिसर्स की कमी के कारण मलून को थेफ्ट डिवीजन का चीफ बना दिया गया है। ये प्रमोशन इसलिए हुआ क्योंकि उसने शॉप में चोर को पकड़ने का बेहतरीन काम किया और पुलिस को उन जैसे ऑफिसर्स की जरूरत है। मलून अपने आप को इस पुलिस के काम में खोना नहीं चाहता। वो हीरे की तलाश में वेंटिलेशन की ओर आगे बढ़ता है। बदकिस्मती से उसे सिर्फ टेप का एक टुकड़ा मिला जो अभी भी दीवार से जुड़ा हुआ है। इस बीच अंकल लू के घर डेकन आता है और माइल्स के बारे में पूछताछ करता है। अंकल लू ने बताया कि उसने माइल्स को लंबे वक्त से नहीं देखा है। वहीं डेकन को माइल्स के पुलिस आईडी कार्ड की एक कॉपी मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ मलून हीरे के ठिकाने के बारे में अभी भी जानना चाहता है। वो डायमंड को ढूंढने के लिए वेंटिलेशन में एक रिमोट कंट्रोल कार का इस्तेमाल करता है। वो वेंटिलेशन में टॉय कार का पीछा करते हुए एक ऑफिसर्स मीटिंग रूम में पहुंच जाता है, जहां रीजो अपने ऑफिसर्स के साथ मौजूद है। ना चाहते हुए भी मलून को एक बार फिर से सबके सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। वहां मौजूद ऑफिसर्स ने उसके काम के बारे में उससे कई सवाल पूछे, जिसका मलून ने अपने तरीके से जवाब दिया। उसके बेबाकी से भरे जवाबों ने सबका दिल जीत लिया और कमरा तालियों से गूंजने लगा। अपने ऑफिस में पहुंचने पर मलून ने डायमंड को ढूंढना फिर से शुरू किया। अचानक कार्लसन वहां आ जाता है। उसके आने से हैरान होकर मलून घबरा गया, क्योंकि कार्लसन को मलून के बारे में कोई जानकारी पुलिस डेटाबेस में नहीं मिल रही है, न ही उसके बैज नंबर से कुछ मिला है। मलून एक बार फिर से कार्लसन को अपनी बातों में फंसाने में कामयाब हो जाता है कि वो कितना बहादुर है और उसने कितने सारे बड़े बड़े कारनामे किए हैं। वो एक सुपर कॉप है और वो करप्शन मिटाने के लिए अंडर कवर काम कर रहा है। उसी वक्त रीजो उसके पास आता है और एयरपोर्ट कार्गो में हुई प्राचीन कलाकृतियों की चोरी के बारे में उसे बताता है। एक नई इन्वेस्टिगेशन को उसे सौंप दिया जाता है। वो जाना चाहे या ना जाना चाहे, पर मलून को फौरन क्राइम सीन पर जाना होगा। एयरपोर्ट पहुंचने पर उसके एफबीआई एजेंट ग्रे के साथ बहस हो जाती है। नुकसान हुई कलाकृतियों को देखने के बाद मलून को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इससे उसे यकीन हो गया कि मामला इन कलाकृतियों की चोरी का नहीं है, बल्कि इन कलाकृतियों को बेचने की आड़ में गैर कानूनी चीजों की तस्करी की जा रही है। मलून एक चोर है तो वो डीलर के काम करने के पीछे का मकसद समझता है। वो उस ट्रक के ठिकाने का पता लगाने के लिए दौड़ता है, जिसके बारे में उसका मानना है कि वो सबूत ले जा रहा है। हेलीकॉप्टर की मदद से उन्होंने पता लगा लिया कि आखिर किस ट्रक में गैर कानूनी सामान ले जाया जा रहा है। मलून का काम यही खत्म नहीं होता, बल्कि उसे भाग रहे ट्रक ड्राइवर को भी पकड़ना है। पकड़े जाने के डर से ड्राइवर वहां से भाग जाता है। मलून को उसका पीछा करना पड़ता है और आखिर में ड्राइवर पकड़ा जाता है। आगे दिखाया जाता है कि मलून एविडेंस रूम में पहुंचता है। वो यहाँ भी डायमंड को ढूंढ रहा है। उसकी कोशिश कामयाब हुई जब उसे वो हीरा मिल जाता है जिसकी वो इतने वक्त से तलाश कर रहा है। वो अचानक वहां रीजो के आने से शॉक्ड हो जाता है, जिससे हीरा नीचे गिर जाता है और पकड़े गए सामान के ढेर में फंस जाता है। बदकिस्मती से एक बार फिर सभी सबूतों को आगे की जांच के लिए एफबीआई हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। यहाँ पता चलता है कि सारा सामान जीन लाफ्लूर नाम के एक हाई प्रोफाइल सरगना का है, जो पिछले 5 सालों से एफबीआई के निशाने पर है। इसी सबूतों की आगे जांच की जाएगी। मलून अपने हीरे को खोना नहीं चाहता। वो सुझाव देता है कि लाफ्लूर को फंसाने के लिए सारे सामान को पुलिस स्टेशन में रखा जाना चाहिए। हालांकि ग्रे ने पहले से मलून के लिए काम सोच रखा है। वो उससे पकड़े गए ट्रक ड्राइवर का काम करवाना चाहते हैं। मलून इस काम में वॉलंटियर करना नहीं चाहता, पर उसे घसीट लिया जाता है। मलून शुरू में झिझकता है। आखिर में उसने उनके आगे सरेंडर कर दिया, क्योंकि वो अपना हीरा भी फिर से पाना चाहता है। आगे तैयारी की जाती है। उसे कहा जाता है कि उसे एक असली क्रिमिनल की तरह बर्ताव करना होगा। हालांकि मलून के लिए ये मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि वो असलियत में एक चोर है। आगे का काम एफबीआई और पुलिस की निगरानी में शुरू किया जाता है। यहाँ पता चलता है कि डेकन मलून का पीछा करने के लिए पहले से ही मौजूद है। लोकेशन पर ट्रक पहुंचते ही मलून को ट्रक में रहने के लिए कहा गया था, पर मलून उतर जाता है और हीरा वापस पाने के लिए कार्गो कैबिन में एंट्री करता है। वो हीरे को वापस हासिल कर लेता है, पर अचानक वहां जुली के आने से वो हैरत में रह जाता है, जो उसका पीछा कर रहा है। इसके अलावा अचानक वहां डेकन भी आ जाता है और वो एक बार फिर से उनसे हीरा छीन लेता है। उसी वक्त कैबिन में एक झटका महसूस होता है। यहाँ पता चलता है कि ट्रक को क्रेन से उठाया जा रहा है और सिंडिकेट की लोकेशन पर पहुंचाया जा रहा है। यहाँ मलून, टुली और डेकन को अब जीन लाफ्लूर का सामना करना होगा। बदकिस्मती से डेकन इस वक्त फिर से धोखा दे देता है। वो ड्रग डीलर को बताता है कि मलून एक पुलिस ऑफिसर है जो अभी एक अंडरकवर ऑपरेशन पर काम कर रहा है।
ये सुनकर लाफ्लूर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करता है और मलून को एक बंदूक देता है और उसे ये साबित करने के लिए डेकन को गोली मारने का ऑर्डर देता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर नहीं है। मलून डेकन से पहले से ही परेशान था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर गोली चला दी। हालांकि लाफ्लूर के लिए काफी नहीं है, वो डेकन को मरवाना चाहता है। मलून की मर्जी यहाँ मायने नहीं रखती। किस्मत से जब वो डेकन को गोली मारने के लिए तैयार होता है तो पुलिस का एक ग्रुप वहां पर आ जाता है और लोगों की भीड़ तितर बितर हो जाती है, जिसमें डेकन भी शामिल है, जो पुलिस की कार में हीरा लेकर भाग जाता है। अब यहाँ कार चेज शुरू हो जाता है। इस दौरान पुलिस और एफबीआई को परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि डेकन की कार मैक्सिकन बॉर्डर पार कर जाती है, जिसका मतलब ये है कि उनके पास डेकन को गिरफ्तार करने का अब अधिकार नहीं है और दोनों देशों की सीमाओं को पार करने की इजाजत नहीं है। माइल्स वास्तव में मलून नाम का एक चोर है। वो एफबीआई की बात नहीं मानता और सभी नियमों की अनदेखी करते हुए सीमा तोड़ने का फैसला करता है। वो फ्लेयर गन का इस्तेमाल करते हुए डेकन की कार को कामयाबी से पलट देता है। दोनों फिर से एक दूसरे पर गन ताने हुए आमने सामने होते हैं। माइल्स अपने हीरे को आसानी से जाने देना नहीं चाहता। किस्मत की बात है कि इस बार भी मलून की हरकत को पुलिस पहले की तरह ही ले रही है, जैसे कि मलून उसे नेगोशिएट कर रहा हो। मौका पाते ही उसने डेकन के हाथों में हथकड़ी लगा दी, इसलिए उसने माइल्स पर निशाना साधते हुए गोली चला दी। किस्मत से मलून ने आसानी से डेकन पर पलटवार करते हुए गन फायर कर दिया। इन हालातों ने और माइल्स के कारनामों ने सभी का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया। वहां मौजूद सीनियर ऑफिसर ने मलून के काम करने के तरीकों पर सवाल उठाया, जिससे रीजो की माइल्स के बारे में जानने की और दिलचस्पी बढ़ गई। अभी तक मलून की अमेरिकन पुलिस डेटाबेस में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वो यहाँ फिर से बहाना बनाना शुरू कर देता है कि वो मैक्सिकन फेडरल का मेंबर है, जिसे लाफ्लूर के अपराधों को डिटेक्टिव के तौर पर इन्वेस्टिगेट करने का काम सौंपा गया था। माइल्स उनसे मैक्सिकन में बात करते हुए निकलने की कोशिश करता है। कुछ ही वक्त बाद कार्लसन ने डिटेक्टिव कैसल के साथ सीमा पर उसे पकड़ लिया। उसे पहले से ही मलून की असली पहचान और उसके मकसद के बारे में पता था। उन्होंने मलून का असली नाम माइल्स लोगन भी बताया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कार्लसन को इतना कुछ पता होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार किस्मत सचमुच माइल्स के साथ है, क्योंकि वो दोनों दो देशों के बीच की सीमा पर खड़े हैं और माइल्स इस वक्त मैक्सिकन बॉर्डर पर है। आखिर में माइल्स अपने हीरे को चूमते हुए उस जगह से निकलता है। अब हीरा और उसकी आजादी उसके पास है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।